दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी की अपनी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू चल रही थी। तो आज अपन उसी क्लास को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। क्या कि पहली बात तो ये कि जैसा कि आपको पता है कि आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो ध्यान रखना। बायोलॉजी में क्वेश्चन है NCERT से आएंगे, ठीक है। ये मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ। तो सर इसका मतलब ये क्या पढ़े, NCERT पढ़ो, लेकिन NCERT थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। NCERT को इजी करने के लिए अब मैं आपको एक थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। क्या कि आज से मैं आपको बायोलॉजी कंटिन्यू कर रहा हूँ, कर तो पहले ही दी थी, पर आज से डेली क्लासेज आना शुरू हो जाएगी बायोलॉजी की अपनी, ठीक है। और जेनेटिक वाला टॉपिक अपना चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको करना क्या है। NCERT बाद में पढ़नी है, आपको पहले क्या करना है, पहले मेरी भी जितनी भी क्लासेज हैं उन क्लास को आपको लेना है। बायोलॉजी की क्लासेज डलती जाएगी कंटिन्यू, उनको लेते रहना है, बायोलॉजी की क्लासेस लेते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप क्लास ले तब आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और नोट्स आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यानी मैं आपको, आप जब क्लास लेने बैठो तब आपको क्या करना है, अपनी नोट्स की कॉपी साथ में लेके बैठनी है। बायोलॉजी की जो नोट्स की कॉपी है वो साथ में लेके बैठनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लास में नोट्स बनवाऊँगा, वो नोट्स आपको बनाने हैं। वो शॉर्ट नोट्स होंगे, ध्यान रखना, वो शॉर्ट नोट्स होंगे, और ये शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से समझ लेने हैं। उसके बाद उनको अच्छे से तैयार करने के बाद आपको फिर NCERT पढ़नी है और शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। बायोलॉजी का आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो देखिए दोस्तों, टाइप हुए नोट्स हैं, इन्हीं से अपन शुरू करेंगे, और नोट्स आपको साथ में बनाते हुए चलना है, अपने सेल्फ नोट्स। बाकी इसकी PDF मैं डाल दूँगा। न्यूक्लिक अम्ल की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, देखिए क्या है, 1869 यानी 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने मवाद कोशिका के केंद्रक से एक विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ की खोज की, जिसे न्यूक्लिन तथा बाद में इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि 1869 में क्या हुआ। फ्रेडरिन मीसर जब किसी मवाद कोशिका का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने मवाद कोशिका के केंद्र के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को देखा, और उन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। फिर इसका नाम यहाँ पे न्यूक्लिन पड़ा। यह विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिन है, और बाद में फिर इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया था। तो न्यूक्लिक अम्ल की पहली बात तो खोज कैसे हुई, किसने की और कब हुई, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद अब आपको नोट्स में लिखना क्या है, नोट्स में लिखना है, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ, वो लिख लो। नोट्स में आप लिखो न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने मवाद कोशिका, कौन सी कोशिका, मवाद सेल में किसकी खोज की, मवाद सेल के केंद्रक के अंतर्गत किसकी खोज की। तो ध्यान रखना, केंद्रक के अंतर्गत न्यूक्लिक, एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ जिसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया, उसकी खोज यहाँ पर की गई। ये बस इतनी बात आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पे लिखनी है, जिससे आप बाद में समझने में बहुत आसानी होगी, और इसी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात हो गई कि कब खोज हुई, किसने की। अब देखिए, प्रोटीन अणु की जटिलता को देखते हुए पूर्व में यह धारणा थी कि प्रोटीन आनुवांशिकी संरचना की इकाई है, परंतु 1944 में एवरिस मैककार्टी ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिकी पदार्थ है जो लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ साइड में समझा देता हूँ। देखिए ये लाइन तो आपने पढ़ी ली, बाकी मैं साइड में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले की बात कर रहा हूँ, पहले
जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज नहीं हुई थी, इसका मतलब 1869 से तो पहले की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1869 से पहले जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज नहीं हुई थी, तब यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसकी जटिलता के आधार पर, किसके आधार पर? जटिलता के आधार पर, प्रोटीन की जटिलता के आधार पर उसे आनुवांशिकी पदार्थ कहा गया। क्या कहा गया? आनुवांशिकी, आनुवांशिकी पदार्थ कहा गया, ठीक है। ये बात क्लियर है कि यहाँ पर पहले, यानी जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज नहीं हुई थी, इससे पहले प्रोटीन की जटिलता के आधार पर उसे एक आनुवांशिकी पदार्थ कहा जाता था या आनुवांशिकी पदार्थ माना जाता था। परंतु इसे बाद में यहाँ पर क्या हुआ, सिद्ध किया गया। न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई, क्या हुई? न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई। और न्यूक्लिक एसिड की खोज होने के बाद बताया गया या सिद्ध कर दिया गया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, यही क्या है? यही आनुवांशिकी पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ है। बाद में ये सिद्ध कर दिया गया और बताया गया कि प्रोटीन एक आनुवांशिकी पदार्थ नहीं है, न्यूक्लिक एसिड ही क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ है। ये आपको इतनी सी बात नोट्स में लिखनी है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसको यहाँ पे नोट्स में आपको नोट करते रहना है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए में पाया जाता है, तथा राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए में पाया जाता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड एक आनुवांशिकी पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिकी पदार्थ है, तो आनुवांशिकी पदार्थ कितने, कौन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हो जाएंगे। किसके आधार पर? आनुवांशिकी पदार्थ के आधार पर। एक डीएनए आनुवांशिकी पदार्थ का न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में पाए जाने वाला है, आरएनए जिस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है वह है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान रखना, आनुवांशिकी जो पदार्थ है वो किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए आनुवांशिकी पदार्थ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से और आरएनए आनुवांशिकी पदार्थ राइबोज न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की, यहाँ पर चर्चा करूँगा और लास्ट में मैं आपसे आरएनए की चर्चा करूँगा, ठीक है। अब डीएनए की चर्चा शुरू करने से पहले साइड में चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार साइड में हर एक टॉपिक को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो, न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल है क्या? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाने वाला, लिख लो एक लाइन, केंद्रक में पाया जाने वाला, केंद्रक में पाया जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ है। आनुवांशिकी पदार्थ है। और न्यूक्लिक एसिड से ही क्या बनते हैं? तो इसी से डीएनए व आरएनए बने होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की संरचना की, ठीक है। तो संरचना को देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह तीन प्रकार का तीन भागों में बटा होता है। तीन भागों में बटा होता है या तीन भागों से बना होता है। तो तीन भाग कौन कौन से होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, पहला जो भाग यहाँ पे रहेगा वह रहेगा फास्फेट समूह है।
फास्फेट समूह है, जिसे हम पी से प्रदर्शित करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। दूसरा है नाइट्रोजन क्षारक, उससे पहले शर्करा भी आता है, तो ध्यान रखना, 1 सेकेंड। शर्करा, शुगर, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो शर्करा है, यह 5 कार्बन की संरचना होती है। किसकी? 5 कार्बन वाली संरचना होती है। 5 कार्बन वाली संरचना यहाँ पर यह होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 संरचना से बना होता है। एक तो फास्फेट समूह है, एस से पी से प्रदर्शित करते हैं। शर्करा, शुगर, एस से प्रदर्शित करते हैं, 5 कार्बन की संरचना। नाइट्रोजन क्षारक एन से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होता है कुछ इस तरीके से 5 कार्बन से बना होता है, जिसमें यहाँ पर लगा होता है हमारा फास्फेट और यहाँ पे लगा होगा हमारा नाइट्रोजन। क्या लगा होगा? नाइट्रोजन क्षारक। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो अब आती है, क्या? नंबर 2 पे क्या है? शर्करा। देखो जो शर्करा होती है, शर्करा भी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। और जो दूसरी शर्करा होती है राइबोस शर्करा। देखो डीऑक्सीराइबोस शर्करा की अगर मैं बात करूं तो ये किस में पाई जाएगी? राइबोन्यूक्लिक एसिड में। और राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? आरएनए में, तो ये आरएनए में पाई जाएगी। लेकिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा की बात करूं तो ये किस में पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? डीएनए में। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन क्षारक की बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्षारक तीसरा नंबर पे एन लिख देता हूं सीधा। नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो प्रकार है प्यूरिन, और दूसरा जो प्रकार है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, ठीक है, 1 सेकेंड। पिरिमिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूरिन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एडिनिन ए से लिख रहा हूँ, ग्वानिन जी से लिख रहा हूँ। और जो पिरिमिडीन होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? थाइमिन, यूरेसिन और साइटोसिन। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन क्षारक है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के। शर्करा कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। और एक फास्फेट होता ही है। तो इस तरह ये इसकी संरचना होती है। अब हम नोट्स में सभी चीज़ें डिटेल से आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मेनली चीज़ें थी वो मैंने आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको वहाँ पे दे दी। तो देखिए, पादप वायरस हो तथा रेट्रोवायरस हो जैसे कि HIV के अतिरिक्त सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो पादप वायरस है या रेट्रोवायरस जैसे कि HIV, इनके अलावा जो भी जीव पाए जाते हैं उनके कोशिका के केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ DNA उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। कोशिका के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा पादप कोशिका में उपस्थित हरित लवक में भी पाया जाता है।
तो जो हमारा आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है वह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक के अलावा जैसे कि जंतु कोशिका की बात करूं, किसकी, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका के अंतर्गत क्या होगा, ये जंतु कोशिका है तो इस जंतु कोशिका का ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक में तो डीएनए होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जैसे कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होगा। अगर मैं बात करूं पादप कोशिका की, जैसे कि पादप कोशिका और पादप कोशिका में ये है केंद्रक और यहाँ पे साइड में है हमारा हरित लवक, तो केंद्रक के अलावा हरित लवक में भी क्या होगा, डीएनए होगा। किसमें, हरित लवक, हरित लवक में भी क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु जीवाणु भोजी वायरस में ये एक कुंडलित रूप में पाई जाती है। ये एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट है यहाँ पे, मैं बता दूंगा, अभी रिवाइज करवा दूंगा। ये एक पॉइंट और ध्यान रखना है, देखिए जो हमारा डीएनए वह कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, परंतु जो जीवाणु भोजी है उसमें डीएनए किस रूप में पाया जाता है, एक कुंडलित रूप में भी पाया जाता है। तो नोट्स में नोट कीजिए कि पादप वायरस, रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी के अतिरिक्त सभी में डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, कोशिका के केंद्रक के अलावा जैसे जंतु कोशिका है तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, पादप कोशिका के हरित लवक में डीएनए उपस्थित होगा। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए कि जीवाणु भोजी में डीएनए एक कुंडलित होगा। ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो डीएनए की यहाँ पर बात की गई है कि जो डीएनए का रासायनिक संगठन है एवं आणविक संगठन या संरचना है उसकी बात हम करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी समझा चुका हूँ, उसी की बात यहाँ पे की जाएगी। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए समझाया ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओ। तो रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि डीएनए का अणु 3 प्रकार के अणुओं से या अणुओं के समूह से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए 3 भागों में बटा होता है, 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। एक तो फास्फेट समूह है, दूसरा डीऑक्सीराइबोस जो कि हमारे पास यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये तो डीएनए की बात की ना, तो डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी। अगर यहाँ आरएनए की बात की जाती तो राइबोस शर्करा हो जाती। तो कुल मिला के दूसरा जो हमारा अणु रहेगा वो शर्करा रहेगा, जो कि 5 कार्बन की संरचना होगी और नाइट्रोजन क्षारक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन क्षारक 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। ये एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों तो डीएनए में भी होंगे और आरएनए में भी होंगे, परंतु ध्यान रखना जो थाइमिन है वो केवल डीएनए में होगा और जो यूरेसिल है वो केवल किस में होगा, आरएनए में होगा। यानी थाइमिन आरएनए में नहीं होगा तो यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा। देखो यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ कि थाइमिन किस में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा, डीएनए में उपस्थित होगा, परंतु आरएनए में नहीं होगा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल आरएनए में होगा, परंतु डीएनए में नहीं होगा। किस में नहीं होगा, डीएनए में नहीं होगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब समझ लेते हैं इसी पॉइंट को, अब तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। डीएनए की संरचना में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन एवं पिरिमिडीन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्यूरिन और पिरिमिडीन, और इन्हीं के 5 भाग होते हैं टोटल, प्यूरिन और पिरिमिडीन के, प्यूरिन के 2, पिरिमिडीन के 3, ठीक है। इसी आधार पर टोटल 5 नाइट्रोजन क्षारक के भाग होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। चलिए, प्यूरिन क्षारकों के रूप में एडिनिन और ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। सर यहाँ पे यूरेसिल का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में यूरेसिल पाया नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक के अंतर्गत एडिनिन प्यूरिन के रूप में तो क्या पाया जाता है, एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन के रूप में क्या पाया जाता है, तो थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है।
एडेनिन की आणविक संरचना का सर्वमान्य प्रतिरूप J.D. वॉटसन तथा HFC क्रिक ने दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, स्टार लगा के नोट कर लेना कि डीएनए की आणविक संरचना का सर्वमान्य प्रतिरूप किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था और क्रिक ने दिया था। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। कब दिया था? 1953 में दिया था। अब इससे संबंधित कुछ 3-4 लाइनें हैं, वो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, समझने योग्य ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इस प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक अणुओं की बनी सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना होती है। यह अपने अक्ष पर दाईं ओर घूमी हुई होती है। जैसा कि आपको पता है डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए कुछ इस तरह का होता है, यानी दो कुंडलित सर्पिलाकार इस तरह से डीएनए होता है। ये डीएनए है, ये सीडी के नुमा होगा कि नहीं, सीडी जैसा है कि नहीं, बिल्कुल। और दाईं ओर घुमा हुआ सर्पिलाकार है कि नहीं, बिल्कुल सर्पिलाकार है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लिक अणुओं से बना है, बिल्कुल बहुत सारे न्यूक्लिक अणुओं से बना होता है। और ये लिखा है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक, तो बहुलक अणु यानी बहुत सारे अणु किसके, न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है कौन, डीएनए। उसी के साथ साथ बताया गया है कि इसकी संरचना सीढ़ी नुमा है, और साथ ही साथ बताया गया है यह सर्पिलाकार दाईं ओर घुमा हुआ होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इसकी बाहरी रोड रज्जुक डीऑक्सीराइबोस शर्करा एवं फास्फेट समूह से बनी होती है। ये तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर जो इसकी बाहरी रोड है वो किससे बनी होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह से बनी होती है। और अंदरूनी रोड नाइट्रोजन क्षारक से बनी होती है। नाइट्रोजन क्षार के रज्जुक के भीतर क्रमबद्ध रूप से मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया अंदरूनी रोड नाइट्रोजन क्षारक के रूप में क्रमबद्ध अंदर की ओर मिलते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, ये इसके टोटल 1 पॉइंट ये रहा। इसमें नाइट्रोजन क्षारक में एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, और यहाँ पर ध्यान रखना साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है। ठीक है, और एडेनिन थाइमिन हाइड्रोजन के द्विबंध बनाते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पर हाइड्रोजन के त्रिबंध बनाते हैं। उसी के बाद देखिए ये पॉइंट यहाँ पर मैं चित्र के अंदर समझा दूंगा, अभी नीचे स्ट्रक्चर आएगा उसमें समझा दूंगा। डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वह डीएनए के प्रतिकृति के समय दोनों रज्जु को विकुंडलित हो जाते हैं। चलिए इन दोनों पॉइंटों पे नीचे संरचना के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे ये रही हमारी डीएनए, जैसा कि आप इसके अंतर्गत देखिए और इसी के अंतर्गत इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक क्या है, तो ध्यान रखना डीएनए है। इस डीएनए में आपको ये जो 5 कार्बन संकरा यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शर्करा शुगर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, शुगर है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ी सी साइड में बात, चलिए छोड़िए यहीं पे करा देता हूँ, यहीं पे सबको समझा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास शर्करा है, ठीक है, इस शर्करा से क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट जुड़ा हुआ है, ओके। और इसके यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक पूरी क्या बनती है, एक श्रृंखला बनती है। ये क्या है, तो ये एक श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है, न्यूक्लिक एसिड की एक पूरी श्रृंखला है, न्यूक्लिक एसिड की पूरी श्रृंखला है। तो ये न्यूक्लिक एसिड की पूरी श्रृंखला हो गई। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड की एक श्रृंखला ये है, तो यानी ये कितनी श्रृंखला हो गई टोटल, यह भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड की श्रृंखला, न्यूक्लिक एसिड की श्रृंखला। तो न्यूक्लिक एसिड की टोटल कितनी श्रृंखला हो गई, तो ध्यान रखना 2 श्रृंखला हो गई। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है, जुड़ने के बाद क्या बनाती है, डीएनए बनाती है। उसी तरह आरएनए में भी 2 श्रृंखलाएं बनती है, और वो दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ के क्या बनाती है, आरएनए बनाती है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर जुड़ता कौन है, तो ध्यान रखना
इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता कौन है? तो नाइट्रोजन क्षारक जोड़ता है। कौन जोड़ता है? नाइट्रोजन क्षारक जोड़ता है। इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में कौन जोड़ता है? तो ध्यान रखना इस बात का, अच्छे से दिमाग में बैठा लो इस बात को कि नाइट्रोजन क्षारक ही वो है जो इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि जो नाइट्रोजन क्षारक के अलावा जो इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता हो। अब नाइट्रोजन क्षारक में यहाँ पर जो एडेनिन और थाइमिन है, जब वे दोनों जुड़ते हैं तो वे 2 बंध बनाते हैं, और जब ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ते हैं तो 3 बंध बनाते हैं। ये ध्यान रखना। फिर ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े तो 3 बंध बनाए, और थाइमिन और एडेनिन जुड़े तो 2 बंध बनाए। तो ये पॉइंट यहाँ पे थे कुछ जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखने थे। ये हो गई हमारी कुछ बातें सिद्धांत से रिलेटेड। अब कर लेते हैं आगे की कुछ पॉइंट्स पे चर्चा। देखिए, जो डीएनए में यौगिक के समायोजन की प्रक्रिया है उसको समझते हैं। तो डीएनए अणु के निर्माण में फास्फेट समूह शर्करा नाइट्रोजन क्षारकों का समायोजन निम्न पदों में होता है। निम्न पदों के अनुसार यहाँ पे जो है डीएनए का एक पूरे अणु का निर्माण होता है, जो कि आप नीचे लिखे हुए एक पैराग्राफ के अंतर्गत कंप्लीट समझ जाओगे। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है? एक नाइट्रोजन क्षारक तथा एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा के मिलने से बना अणु है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। देखिए, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है हमारे पास ये हमारे पास 5 कार्बन वाली श्रृंखला चेन है, क्लोज चेन, जिसे हम क्या कहेंगे? शर्करा। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इस डीऑक्सीराइबोस शर्करा में यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक अगर जुड़ जाए तो ये जो अणु हमारे पास बना है, इस अणु को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो यहाँ पर ये अणु न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत अगर फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तो अब जो पूरा एक एमिनो एसिड बना है, उस एक एमिनो एसिड को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है। तो देख लीजिए कि उक्त पद में बना न्यूक्लियोसाइड जब एक फास्फेट समूह से जुड़ जाता है तो बनने वाला नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। डीएनए की संरचना में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। किसके आधार पर? नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर। किसके आधार पर? नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर। क्यों? नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर डीएनए में 4 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? एक न्यूक्लियोटाइड तो ऐसा होगा जिसमें थाइमिन होगा, एक में एडेनिन होगा, एक में ग्वानिन होगा और एक में साइटोसिन होगा। इसके आधार पर डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अतः इनके शर्करा से संयोजन के फलस्वरूप 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अतः इनके शर्करा से संयोजन से मतलब ये है कि नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन क्षारक का शर्करा से संयोजन के पश्चात। ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट से समायोजन होने पर 4 प्रकार के ही न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। वही बात बार बार यहाँ पर लिखी गई है, वो आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो 9001299358 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बहुन्यूक्लियोटाइड डीएनए अणु का निर्माण, इस पे चर्चा करते हैं। तो कई हजारों न्यूक्लियोटाइड के समायोजन होने पर बना एक बड़ा अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मिनट। न्यूक्लियोटाइड तो ऊपर था ना, न्यूक्लियोटाइड, हाँ, बड़ा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बना, ये हमारे पास है
पंच कार्बन की श्रृंखला। इस पंच कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक और यहाँ पे फास्फेट जुड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गया न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक जो श्रृंखला बनाते हैं, उस श्रृंखला को हम यहाँ पे बहु अणु न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक श्रृंखला है, ये जो एक श्रृंखला है, यह एक श्रृंखला ही बहु अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ये दो श्रृंखला है, तो मतलब एक और एक कितनी हो गई, टोटल कितनी श्रृंखला हो गई इस डीएनए में? दो श्रृंखला हो गई। दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन है, वो क्या है कि वॉटसन एवं क्रिक के अनुसार दो न्यूक्लियोटाइड की लंबी तथा प्रति समांतर श्रृंखला ही एक डीएनए का अणु बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बहु न्यूक्लियोटाइड अणु की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर, या न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, दो एक दूसरे के समांतर जुड़कर क्या बनाती है? एक डीएनए बनाती है, डीएनए का एक अणु बनाती है। आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। अगर डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपके डाउट का जवाब जरूर दूंगा। डीएनए अणु में यौगिकों का समायोजन, इसमें नाइट्रोजन क्षारकों को एटीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एवं ग्वानिन से तथा शर्करा को, शुगर को एस एवं फास्फेट समूह को पी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है इस लाइन में, वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जो नाइट्रोजन क्षारक है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ATCG यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। अगर यहाँ पे शुगर की बात करूँ तो उसको एस से प्रदर्शित करते हैं, और फास्फेट की बात करूँ तो उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको चिन्ह यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। तो यानी अब अपन किसकी बात करेंगे? आरएनए की बात करेंगे। चलिए करते हैं। ईस्ट से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा उपस्थित है। देखिए, ईस्ट में जब इन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया तो इन्होंने पाया कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है। तब इनको पता लगा कि आरएनए जैसी भी कोई चीज़ होती है, और फ़र्क इतना सा होता है कि जो शुगर होता है वह यहाँ पर राइबोस शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? राइबोस शुगर होता है। लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और दूसरा फ़र्क इतना होता है कि थाइमिन के स्थान पर यहाँ पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। बस इतने से फ़र्क के आधार पर हमें पता चला कि डीएनए ही नहीं, आरएनए जैसी भी कोई चीज़ होती है। अब देखिए, इसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा गया तथा यह माना गया कि पादपों में आरएनए जबकि जंतुओं में डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखिए, और यह भी ज्ञात हो गया कि पादपों में तो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? ध्यान रखना, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है, और जंतुओं में डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो जिसमें आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है वो पादप प्रजाति के अंतर्गत आएगा, जिसमें डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है वो जंतु प्रजाति के अंतर्गत आएगा। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि ऊपर अपन देख के आए हैं, पादप वायरस, रेट्रोवायरस, इनके बारे में, ठीक है। HIV वगैरह, इनमें डीएनए नहीं होता है, उनकी बात। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में डीएनए नहीं है। क्या है यहाँ पर? ईस्ट में यहाँ पे राइबोस शर्करा है, यानी क्या है? आरएनए है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। जैसे इनकी बात की गई है, ठीक है। अपवाद है, इन अपवादों को याद कर लेना, और इनके अलावा जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जंतु एवं पादप दोनों की कोशिका के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला सभी जीवों में आरएनए का एक प्रमुख प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। देखिए, आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, आरएनए हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ डीएनए की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, डीएनए की, तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाएगा। और केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाएगा, तो जंतु में तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जंतु में तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बाकी आप लिख लेना। और पादप में, पादप का भी मैंने आपको बताया, तो पादप में हरित लवक में, किस में, हरित लवक में। ओके, तो ये हो गई बात यहाँ पे। अब देखिए इसकी संरचना की बात करेंगे, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो आरएनए का रासायनिक संगठन एवं संरचना की बात करते हैं, तो आरएनए का रासायनिक संगठन डीएनए के समान ही होता है, परंतु इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है, एवं पिरिडीन क्षारक यानी नाइट्रोजन क्षारक दो होते हैं ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो पिरिडीन 3 प्रकार के बताए थे मैंने, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो पिरिडीन डीएनए में तो पिरिडीन के रूप में क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन यहाँ आरएनए में पिरिडीन के रूप में क्या होगा, तो ध्यान रखना थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होगा और साइटोसिन होगा, यानी पिरिडीन के रूप में क्या होगा, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। उसके बाद देखिए आरएनए एकल सर्पिलाकार कुंडलित संरचना है, इसमें शर्करा तथा फास्फेट का समायोजन डीएनए के समान ही होता है, परंतु एडेनिन के साथ यूरेसिल हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा समायोजित या साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा ग्वानिन से जुड़े होते हैं। देखिए मैं आपको साइड में ये सभी चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो हमारा, एक सेकेंड, जो एडेनिन, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले देखिए आरएनए में क्या होता है। आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की तरह ही होता है, जिसमें एक फास्फेट समूह लगा होता है, और यहाँ पर शर्करा में राइबोस, ध्यान रखना राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होगा, यहाँ फास्फेट समूह होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक होगा, नाइट्रोजन क्षारक होगा। लेकिन नाइट्रोजन क्षारक में यहाँ पे थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। और वही बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी बंध के बारे में, कि नाइट्रोजन क्षारक ही आपस में जुड़ते हैं तब 2 श्रृंखलाएं जुड़ती है, और 2 श्रृंखलाओं के जुड़ने से एक अनुवांशिक पदार्थ का अणु या डीएनए आरएनए का अणु, एक अणु बनता है। तो यहाँ पे बताया मैंने आपको कि एडेनिन और यूरेसिल आपस में जुड़ेंगे तो द्विहाइड्रोजन 2 बंध बनेंगे, और अगर साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जुड़ेंगे तो 3 बंध बनेंगे। बस ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये लास्ट पॉइंट है और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर आरएनए के प्रकार, टाइप ऑफ आरएनए की बात करेंगे। व्यवहार के आधार पर कोशिका द्रव्य में मिलने वाले आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के। देखना आरएनए का कार्य ध्यान रखना, आरएनए का जो कार्य है वो ध्यान रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो आरएनए, ठीक है। अब आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार, उनकी बात करेंगे। राइबोसोम या आरआरएनए की बात करेंगे, इन्हें आरआरएनए भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, जिन्हें आरआरएनए कहते हैं, ये कुल आरएनए का लगभग 80% होता है। देखिए हमारे पास ये मान लो कोई आरएनए, ये छड़ जैसा मैंने बनाया, ये आरएनए है, क्या है ये, आरएनए। तो इस आरएनए का जो 80% भाग है, ये जो 80% भाग है, यह 80% भाग राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए होगा। क्या होगा, आरआरएनए होगा, आरआरएनए होगा, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ये जो आरआरएनए है, ये कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है
उसके निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है, उसका निर्माण यहाँ पे करता है। चलिए, उसके बाद दो और है, स्थानांतरण आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं। ये राइबोसोम से जुड़े होते हैं, बिल्कुल राइबोसोम से जुड़े होंगे। ये प्रोटीन के संश्लेषण हेतु एमिनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण है वह, यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ना पड़ता है और तभी एक प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो एमिनो अम्लों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखना, टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए करता है। और स्थानांतरण आरएनए को टीआरएनए भी कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद संदेश वाहक आरएनए एमआरएनए की बात करेंगे। एमआरएनए द्वारा प्रदर्शित करते हैं एमआरएनए द्वारा प्रदर्शित करते हैं किसको, संदेश वाहक आरएनए को। ये डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड से प्राप्त संदेशों के आधार पर टीआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए टीआरएनए के साथ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड से प्राप्त संदेशों के आधार पर करता है। इस तरह ये बात होती है अपनी कंप्लीट आरएनए की। और अपन ने यहाँ पर जो है जैव प्रौद्योगिकी की बात आज कंप्लीट की। और इसके बाद इसे ही चैप्टर के 2 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर समाप्त। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी चैप्टर को।